नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत। हमारे इस खास कार्यक्रम बेनकाब में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे खेल की, उस खेल की जो देश को सम्मान दिलाता है, उस खेल की जो विदेशों में नाम दिलाता है, उन खिलाड़ियों के भविष्य की जो दिन रात देश के बारे में सोचते हैं और आखिर में वो राजनीति का शिकार होते हैं। बात करेंगे उस खेल एसोसिएशन की जो राजनीति का अब अड्डा बन चुकी है। आज हम बात करेंगे बैडमिंटन में फैली भ्रष्टाचार की। कौन है वो जो बैडमिंटन को बना रहा है कमाई का अड्डा? कौन है वो जो खेल के साथ कर रहा है खिलवाड़? खेल के साथ खेलने वालों को कौन बचा रहा है? घोटाले के बाद भी वो क्यों बच जाते हैं? बैंक में बेईमानी करने के बाद भी वो लोग क्यों बचे रह जाते हैं? बीएआई में हेरफेर करने के बाद भी वो लोग क्यों बचे हैं? कौन है जो रसूखदार राजनेता और एसोसिएशन का अध्यक्ष जिसे मिल रहा है संरक्षण? आज उस चेहरे को हम बेनकाब करेंगे। आज उसके मुखौटे से बाहर करेंगे वो असली चेहरा। देश के युवा चाहते हैं कि वो बैडमिंटन खिलाड़ी बने और देश का नाम ऊंचा करें। उसके लिए दिन रात कड़ी मेहनत भी की जाती है ताकि देश का मान और सम्मान बढ़े। लेकिन बैडमिंटन एसोसिएशन में बैठे कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए एसोसिएशन का इस्तेमाल करते हैं। आखिर कौन है वो जो बैडमिंटन संघ को लूटने में लगा है? कौन है वो जो खेल से खेल रहा है? कौन है वो जो रसूखदार अपने रुतबे के बल पर काले कारनामे को अंजाम दे रहा है और उस पर कोई हाथ तक नहीं डालता? एक रिपोर्ट आप देखिए। किसने किया बैडमिंटन का बेड़ा गर्क? कौन है बीएआई का लुटेरा? किसने किया बीएआई को कंगाल? खिलाड़ियों के हक पर किसने डाला डाका? कौन कर रहा है खिलाड़ी से खिलवाड़? जी हां, जब खिलाड़ी के हक पर डाका डाला जाएगा और खेल के साथ खिलवाड़ होगा तो कलम की तलवार से उस पर वार करना ही पड़ेगा। जब जब किसी के हक पर डाका डाला जाएगा, चौथे स्तंभ की भूमिका हम बखूबी निभाते रहेंगे। इसीलिए आज हम बेनकाब करेंगे बैडमिंटन के उस लुटेरे को जिसने खिलाड़ियों का हक मारकर अपनी जेबें गर्म की हैं। देश के लिए जिंदगी को दांव पर लगाने वाले खिलाड़ियों के लिए आज एपीएन भी आवाज बुलंद कर रहा है और बैडमिंटन का बेड़ा गर्क करने वालों पर कलम की तलवार से वार कर रहा है। हम बात कर रहे हैं बैडमिंटन एसोसिएशन में बादशाह बने बैठे बीएआई के अध्यक्ष की। नाम अखिलेश दास गुप्ता। सालों से बीएआई पर कब्जा जमाए हैं। गुप्ता की गिनती काले धन कुबेरों में होती है। लाख शिकायत होने के बावजूद भी राजनीतिक रसूख रखने वाले अखिलेश दास पर कोई भी हाथ नहीं डालता। इसीलिए उनका काला साम्राज्य सालों से लगातार चल रहा है और इनकी शान में कोई गुस्ताखी करने की हिमाकत नहीं करता। न तो इन्हें सीबीआई का डर है और न ही ईडी का। सभी जगह इनके नाम का टंका बजता है। इसीलिए तो लखनऊ के इंडियन मर्केंटाइल बैंक में गुप्ता एंड कंपनी ने हजारों करोड़ रुपए डकार लिए, लेकिन उनके खिलाफ शिकायत या बोलने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। खुद बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं, यहां इनकी तूती बोलती है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अखिलेश दास का साम्राज्य है। वर्षों से अखिलेश की तानाशाही और हिटलर शाही हुकूमत के आगे किसी की नहीं चली। इतना होने के बावजूद भी ये इसीलिए बच जाते हैं क्योंकि इनकी राजनीतिक पहुंच ऊंची है। काम धंधा करने का चिनट थाना क्षेत्र में इनके बारे में इंक्वायरी की जा सकती है, क्योंकि वहाँ से इन्होंने काफ़ी ज़मीनें किसानों को धमका के हड़पा के बीबीडी सिटी बनाने के लिए और बीबीडी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए इन्होंने ज़बरदस्ती करवाई है, अपना प्रेशर दिखा के और धमका के। वो सब आप वहाँ से पता कर सकते हैं। अखिलेश दास पर आरोप है कि इन्होंने बैडमिंटन एसोसिएशन को अपनी जागीर समझ लिया है। गोमती नगर स्थित बैडमिंटन एकेडमी की बात करें तो यह एकेडमी बैडमिंटन के लिए कम, रईसों के शादी घर के लिए ज्यादा मशहूर है। यहां अवैध रूप से शादी घर बनाया गया और इसमें एलडीए की मेहरबानी है। नेताओं और अफसरों के रिश्तेदारों की शादी यहीं होती है। बीएआई को लूटने के बाद
यूपी के बैडमिंटन संघ के भी मुखिया बन अखिलेश दास यहां भी लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसलिए इन्होंने यूपी संघ में भी अपने लोगों की तैनाती की। अखिलेश दास ने अपने करीबियों को लाखों रुपए की मोटी तनख्वाह पर तैनाती कराई। काफी लंबे वक्त से खेल और खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और जिन तथ्यों के आधार पर जांच की गई है वो सब इनके पेड एम्प्लॉई हैं। बैडमिंटन एसोसिएशन से उनको तनख्वाह मिल रही है, जबकि बैडमिंटन एसोसिएशन से इनको सैलरी नहीं मिलनी चाहिए। जो उत्तर प्रदेश बैडमिंटन संघ के पदाधिकारी हैं वो सब अवैतनिक हैं और सब अवैतनिक रूप से काम करते हैं, लेकिन इनको दूसरे रास्ते से पैसा दिया जा रहा है। ये सब पेड एम्प्लॉई हैं इनके, अखिलेश दास जी के। अखिलेश दास पर यह भी आरोप है कि नवंबर 2015 से दिसंबर 2016 के बीच पिछले 13 महीनों में बैंक के आईबीएल, बीएआई खातों से करीब 36 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अब सवाल उठता है कि अखिलेश दास को अवैतनिक पदों पर वैतनिक पदाधिकारियों को रखने का अधिकार किसने दिया। बताया जाता है कि अखिलेश दास एसोसिएशन के खजाने को अपनी जागीर समझकर लूट रहे हैं। जिन पर बैडमिंटन एसोसिएशन और बैंक में हजारों करोड़ का घोटाले का आरोप हो, वो आखिर खुला कैसे घूम रहा है। आखिर अखिलेश के सिर पर किसका हाथ है? कौन है जो अखिलेश को बचा रहा है? अखिलेश दास के कारनामों की क्यों नहीं हो रही जांच? ऐसे में सवाल एपीएन ढूंढ रहा है और ढूंढता रहेगा जब तक जवाब नहीं मिल जाता। राजेश कुमार की रिपोर्ट, एपीएन। जो कुछ खास लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनका तारुफ एक बार आपसे कराते हैं, उसके बाद सवाल लगातार जारी रखेंगे। आखिरकार इस खेल में जो घोटाला हो रहा है उसके पीछे का चेहरा है क्या और उस चेहरे की असलियत क्या है। विजय सिन्हा हमारे साथ है, पूर्व सचिव हैं उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन के। निशांत सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व कार्यकारी सचिव। अनुज नेगी हैं, राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं बैडमिंटन। भूपेंद्र कुमार सचिव है दिल्ली बैडमिंटन एसोसिएशन से। अक्षिता भंडारी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बैडमिंटन, साथ ही साथ सुमित गोयल पूर्व खिलाड़ी बैडमिंटन। स्वागत है आपका। विजय जी, शुरुआत आपसे। नवंबर 2015 से दिसंबर 2016 के बीच इंडियन बैडमिंटन लीग और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अकाउंट से 36 करोड़ रुपए निकलते हैं। कहां गया वो पैसा? कहा जा रहा है घोटाला है। ये 36 करोड़ रुपया एक साल में पीवीएल के नाम पे खर्च किया गया है, जबकि उसका आर्बिट्रेशन चल रहा है और आईबीएल का अकाउंट था जी। उससे पैसा आर्बिट्रेशन में होने के बाद जस्टिस खरे की अध्यक्षता में ये एक आर्बिट्रेटर नियुक्त किए गए हैं जस्टिस साहब, और उसके बाद ये 36 करोड़ रुपया किस मद में कैसे खर्च किया है ये अध्यक्ष श्री अखिलेश दास गुप्ता ही बता सकते हैं। सर, आप भी उस वक्त सचिव थे, कि आपकी जानकारी में नहीं है वो चीजें? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। कैसे संभव है? आपके साइन नहीं हुए वहां पर? नहीं, मेरे ब्लैंक साइन की चेकबुक इनके पास थी और उस पर इन्होंने साइन करा लिए थे। विजय सिन्हा जी, इतने जिम्मेदार पद पर आप, इतने जिम्मेदार पद पर आप थे। 4 लोगों के साइन होते हैं उस पर, 4 लोग और भी सिग्नेटरी हैं जी। सर, आप भी उन्हीं सिग्नेटरी में से एक है ना विजय जी? नहीं, मेरे से साइन करा के ये अकाउंट ऑपरेट नहीं हुआ है जिसमें 36 करोड़ रुपए खर्च किए हैं इन्होंने। जो 36 करोड़ रुपए निकले हैं उसमें आपको कोई योगदान नहीं रहा? आपको इस बात की जानकारी नहीं थी सचिव रहने के बावजूद? मेरे कोई ना योगदान है ना कोई हाथ है इसमें। तो फिर जो इतने मेरी नॉलेज में है। आपकी नॉलेज में ये चीजें नहीं है सचिव रहने के बावजूद भी? जी, वहाँ सचिव की कोई हैसियत नहीं है, सर्वेंट की हैसियत है। सर, आप एक पद पर थे वहां पर, आप एक पद पर थे एसोसिएशन के अंदर, उस पद पर रहते हुए आपके सामने चीजें होती रही, आपको जानकारी ना हो इस बात की, कैसे यकीन किया जाए? कैसे संभव है? अब यकीन तो आपको करना ही पड़ेगा, और मैं बता रहा हूँ आपको जब मैं सामने हूँ कि वहाँ किसी को कोई जानकारी होती है। सिंगल मैन रूल है वहाँ पे, और कोई उसका विरोध भी नहीं कर सकता किसी काम के लिए। जो विरोध करेगा वो बाहर हो जाएगा या जिसको सुनना पड़ेगा। तो आपको बाहर होने का खतरा था, इसलिए आपने आंखें बंद रखी, चीजों पर ध्यान नहीं दिया। अब आप यही समझ सकते हैं कि बाहर होने का खतरा या जो भी हो, बाहर होने के बाद भी और भी चीजें हो सकती हैं ना। क्या चीजें थी बताइए आप मुझे। हो सकती है। और क्या चीजें थी विजय? जो जिन 4 लोगों की आपने बात की, जो सिग्नेटरी थे, वो कौन लोग हैं? अब उसमें सिग्नेटरी
किसी को कोई अनूप नारंग बना रखे हैं इन्होंने, जी। उनके सिग्नेचर भी हो सकते हैं। जो 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 दिल्ली बैडमिंटन से संबंधित थे, बाद में इन्होंने उनको अधिकार दे दिया, और उसके ट्रेजरर भी हो सकते हैं बीआई के। हम इस बारे में, जब मेरे साइन ही नहीं है तो मैं क्या बता सकता हूँ। ठीक है, इसमें आप कह रहे हैं सर मेरे साइन नहीं है। मर्केंटाइल बैंक का जो घोटाला रहा उसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? भाई जो भी उसकी जांच होगी, मुझे ईडी में इसकी जांच चल रही है, आरबीआई को पूरी नॉलेज है उस चीज की, और आरबीआई उसकी जांच कर रही है, आरबीआई के कंट्रोल में है वो चीज। उसमें जांच में जो भी सही होगा हम करने के लिए तैयार हैं। सर आपके पास जानकारी है क्या, क्या योगदान करेंगे जांच में आप? नहीं, जो हमसे पूछा जाएगा हम उसमें सहयोग करेंगे। ठीक है, ये एक पॉइंट था कि आरबीआई अपने आप रिपोर्ट है। जी जी ठीक है विजय जी, एक पॉइंट था जिसके ऊपर हम लोग चर्चा की। ऐसे अनेकों ऐसी चीजें सामने आई हैं जो कि हैरान कर देने वाली हैं कि आखिरकार ऐसी एसोसिएशन के अंदर ये चीजें कैसे हो सकती हैं। निशांत सिन्हा आपके पास मैं आता हूं, पूर्व कार्यकारी सचिव आप रहे हैं, कुछ इल्जामात आपके खिलाफ लगे थे, इनमें मॉलेस्टेशन का एक चार्ज भी था, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर पहली बात तो ये जो आरोप है ये बिल्कुल ही फेक एफआईआर और गलत आरोप लगाया गया जी। इससे पहले आपने मेरे एक फादर से एक क्वेश्चन पूछा भ्रष्टाचार का जो आईबीएल अकाउंट के लिए जी। पहली बात तो इसका मैं थोड़ा सा इतिहास बता दूं। लास्ट ईयर जनवरी में 2016 में मेरे फादर को ब्रेन स्ट्रोक हुआ जी। और उसके बाद उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया कि माय फादर बीआई जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर विजय सिन्हा ये साइन करने के लिए असमर्थ है। ठीक है जी। तो ये बताइए, मेरे पास ये आर्बिट्रेटर का बीआई में बैठा हुआ है, आईबीएल का एक आर्बिट्रेशन चल रहा है, आईबीएल वर्सेस बीआई जी। और उसमें मेरे फादर के अप्रैल में साइन हुए हैं जी। तो जनवरी में जो आदमी बीमार हो गया हो और रेजोल्यूशन पास हो गया हो उसके फेक साइन कैसे हो सकते हैं? जबकि मेरे फादर ने कहीं साइन नहीं किया है पिछले 1 साल से। तो फिर वो सिग्नेचर कहां से आ गए? और मेरे पास जी बिल्कुल सही बात है। और दूसरी चीज सर ये है, जब आर्बिट्रेशन का एक तो फेक एफिडेविट दिया इन लोगों ने मेरे फादर के साइन का जी, और दूसरी चीज ये है कि इधर ये मेरे पास बैंक अकाउंट डिटेल रखी उसी आईबीएल की जी। वो डिटेल सर हम लोगों के पास भी मौजूद हैं। खर्च हुए जी। उसमें 36 करोड़ रुपए खर्च हुए जिसका आर्बिट्रेशन ऑलरेडी चल रहा है। तो उधर से 36 करोड़ रुपए गए कहां? जी। और दूसरी चीज एक और मैं आपको बहुत अच्छी बताऊं कि पीवी सिंधु सिल्वर मेडल लेके आई बैडमिंटन के लिए, हमारे भारत के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है जी। और उसको सिर्फ 50 लाख रुपए दिए जाते हैं और बाकी 36 करोड़ रुपए अखिलेश दास गुप्ता अपनी पॉकेट में रख लेते हैं या अपने लोगों को ऑबलाइज करने के लिए रखते हैं जी। अब ये बताइए कौन कौन खिलाड़ी जो इतनी मेहनत करके वहां तक भारत का सिल्वर मेडल लेके आए है ना, तो वो कहां से फिर मेहनत के लिए मोटिवेशन मिलेगा उसको सिर्फ 50 लाख रुपए। ठीक है, निशांत सिन्हा पूर्व कार्यकारी सचिव आप रह चुके हैं, कि आपके कार्यकाल के दौरान ये चीजें सामने नहीं आई थी? सर जब मेरे सामने ये सब चीजें आई तो जो भी आवाज उठाता था उसको बाहर कर दिया जाता था जी। अब हम लोगों ने जब 1.5-2 साल से आवाज उठानी शुरू की तो हमारा हाल आप भी जानते हैं, फेक एफआईआर, और किसी लड़की ने एफआईआर नहीं लिखाई है, इनके जंग बहादुर जो हैं, इनके पेड एम्प्लॉयड जिसको सिर्फ 4 महीने हुए एकेडमी में आए हुए, वही उसी ने ही हम लोगों के खिलाफ फेक एफआईआर लिखवाई गई जी। ठीक है, उसके एफआईआर की जांच भी हुई है सर, उसकी रिपोर्ट में चीजें क्या सामने आई हैं? जांच आयोग उसके लिए बना था बकायदा 3 लोगों का। उसकी 3 लोगों में मैं उनके बात बता दूं, जैसे महिलाओं के ऊपर इतने संगीन आरोप हमारे ऊपर लगे हैं, महिलाओं ने लगाए हैं। तो सबसे पहली बात तो वो काल्पनिक नाम है ना। दूसरी चीज ये है कि इसमें कोई भी महिला मेंबर नहीं था जो इन्होंने कमेटी बनाई, पर्सनल कमेटी जी। और कमेटी बनाने वाले ये तो कोई अधिकारी है नहीं, ये खुद चेयरमैन अपनी निजी कमेटी कैसे बना सकते हैं? या तो हाई कोर्ट बनाता है या सरकार बनाती है। हाँ।
और तीनों मेंबर इनके पेड एम्प्लॉयड। सुधर्मा सिंह 2 से 3 लाख रुपए मिलते हैं जी। राजेश सक्सेना बीआई वो जानकारी निशांत इस बारे में बिल्कुल है। मैं एक बात और जानना चाहूंगा, यूपीएस कुशवाहा साहब से भी इस बात की रिपोर्ट कहा गया था, नोटिस भेजने के लिए कहा गया था। वो नोटिस जो रिपोर्ट जब दी गई उससे एक दिन बाद दिया गया, वो भी सिर्फ आपके पिताजी को सौंपा गया, आपको नहीं दिया गया। तो इसमें भी क्या कोई गड़बड़ झला रहा है आप लोगों की तरफ से? जी, जब इंक्वायरी ये चला भी रहे थे तो हम लोगों को नोटिस एक जब इंक्वायरी हो गई उसके 2 दिन बाद रिसीव हुआ जी। और उसमें मेरे फादर के ऊपर इंक्वायरी का लेटर भेजा गया। मुझे कोई भी अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं मिला। तो इस बारे में अपनी शिकायत आपने रखी कहीं पर? जी, अब पुलिस इसकी निष्पक्ष जांच कर रही है और हम लोग उसी का ही वेट कर रहे हैं। ठीक है, भूपेन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेन जी, वहां पर चीजें हमने देखी हैं, सचिव आप दिल्ली बैडमिंटन एसोसिएशन के हैं, चीजें यहाँ पे बेहतर तरीके से देखते हैं। आखिरकार कैसे संभव हो सकता है कि एक सचिव रहते हुए अगर इतना 36 करोड़ रुपए का एक साल में आदान प्रदान होता है और आपको इसकी भनक तक ना लगे? ऐसा नहीं हो सकता जी कि 36 करोड़ का घोटाला हो जाए और सेक्रेटरी को बिल्कुल नॉलेज के अंदर ना हो। आप बिल्कुल अनजान बन के दिखा रहे हैं कि हाँ जी हमारे को कुछ पता नहीं है, हम बेहोश हो गए थे, हमारी गर्दन ने काम करना बंद कर दिया था। तो उससे वो नहीं हो सकता जी। तो क्या सर इससे संदेह नहीं जाता कि कहीं ना कहीं, चाहे खुले तौर पर ना सही, लेकिन कुछ ना कुछ संलिप्तता हर स्टेप पर रहती है, तभी जाकर चीजें हो पाती हैं? ऐसे जी पोस्ट से हटा दिया जाए तो घर में पड़े हुए 10 जो पेपर्स हैं सारे के सारे पुरोहित के पुरोहित के लिए जो लोगों ने रखे होते हैं वो काम आते हैं जी। अब ये कि इनको ये तो पता है कि इनका बैडमिंटन के अंदर जो है कैरियर है, स्कोप है, पूरा का पूरा फिनिश हो चुका है। अब ये बस बाकी की जिंदगी यही कर सकते हैं, कोर्ट कचहरी, एलिगेशन, मुकदमे और यही बस। ठीक है, मैं पहले आपसे समझ चाहूंगा भूपेन जी कि एक सचिव का रोल किस हद तक होता है एसोसिएशन के अंदर? कितना इंटरफेरेंस होता है? जो विजय जी कह रहे हैं कि भाई कोई इंटरफेरेंस होता नहीं था, कुछ सिलेक्टेड लोग थे वहां पर जिनका कामकाज होता था, बाकी लोगों को उससे अलग रखा जाता था। सर सेक्रेटरी के पास पूरी पावर होती थी, जैसा प्रेसिडेंट उनको ऑर्डर करता था उस हिसाब से कोई टीम जानी है, सिग्नेचर उनके होते थे, सब कुछ उनके होते थे। जो टीम डिक्लेयर होती उनकी मर्जी से डिक्लेयर हुआ करती थी जी। और जो भी अगर कोई अमाउंट विड्रॉ होना है अकाउंट से, तो वो भी सचिव की मर्जी के बिना नहीं हो सकता? क्या ऐसा भी है? सर आज की डेट के अंदर किसी बच्चे को भी आप चेक बुक दे दो, वो 500 रुपए का चेक आपको ब्लैंक साइन करके नहीं देगा। इन्होंने 36 करोड़ के ब्लैंक चेक साइन करके दे दिए और ये कह रहे हैं कि जी हाँ जी मेरे को कुछ पता ही नहीं। विजय सिन्हा जी, जवाब चाहूंगा इस बात पर आपसे। सचिव रहे हैं भूपेंद्र कुमार, सचिव हैं दिल्ली बैडमिंटन एसोसिएशन के, इनका कहना है कि सचिव की पूरी भूमिका होती है। ये कह रहे हैं 36 करोड़ के साइन नहीं किए हैं हमने जी। हमारे साइन हुए ही नहीं है जनवरी के बाद से। और वहां पे जिनको अधिकृत दिया है मेरे साइन करने के लिए, अनूप नारंग को, उनसे साइन कराए गए हैं, मुझसे कोई साइन नहीं कराए गए हैं। और दूसरी बात ये कहते हैं कि ये सच्चे दिल से कहते हैं भूपेंद्र जी, इनको कितनी नॉलेज है वहाँ के बारे में, यहाँ के ये वो हैं जी सचिव, इनके ऊपर 2 महासचिव हैं। हाँ। कोई नॉलेज भी इनको भी नहीं है जी। लेकिन चूंकि ये दिल्ली बैडमिंटन एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं जी। और बीआई के अंडर में भी दिल्ली एसोसिएशन, तो ये जानते हैं इनको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। ठीक है विजय सिन्हा जी, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा जो निशांत सिन्हा ने भी अभी जिक्र किया था आपके साइन का। कई दफा ऐसा भी हुआ कि दिल्ली के ली मेरिडियन में आपकी मीटिंग हुई है, वहां पे जो मिनट्स ऑफ मीटिंग हुई है उसमें आपके सिग्नेचर रहे हैं, फिजिकल रूप से आप मतलब सिग्नेचर के तौर पर आप वहां मौजूद रहे, लेकिन असलियत में आप लखनऊ में हुआ करते थे। तो ये फिर जादू कैसे होता था कि लखनऊ में होते हुए दिल्ली की मीटिंग्स में आपके साइन मौजूद रहते थे? लखनऊ में साइन कराने भेज दिया जाता था, जो मीटिंग हो गई तो मीटिंग के मिनट्स तो खुद ही तैयार करते हैं प्रेसिडेंट साहब, खुद ही तैयार करवाते हैं, सेक्रेटरी से कोई मतलब ही नहीं रहता। इनके पास कोई ना कोई ऐसा सर आदमी है जो पिताजी के फेक साइन करता है। हाँ, तो निशांत ये जाहिर तौर पर बात है कि पहली दफा तो बात आपके संज्ञान में आई नहीं होगी, जब कुछ सालों पहले जब वो पद पर थे तब भी चीजें सामने आई होंगी, तो तब शिकायत क्यों नहीं की इस चीज की? नहीं सर, जब फादर बीमार हो गए और जब ये चीजें शुरू हो गई थी तब मैंने इसमें गहन जानकारी जुटाई और तब आर्बिट्रेटर वाला मेरे को ये फर्जी एफिडेविट पता लगा। कब की बात है? आपको पता कब लगा इस चीज के बारे में? इसको पता मेरे को एक मेल से पता लगा, जो कि एक साई के अधिकारी हैं, उन्होंने मेरे को एक मेल किया कि इंडियन टीम जा रही है जी, और बिना सचिव के इंडियन टीम जा ही नहीं सकती साइन के जी। तो फिर कैसे जा रही है? हाँ। सरकार से भी जो भी ग्रांट लेते हैं बिना बीआई के सचिव के
ग्रांट नहीं ले सकते हैं। तो फादर तो जब सिग्नेटरी थे नहीं, तो ये कैसे हुआ? दरअसल यही तो हम लोग कैसे समझने की ये कोशिश टीम कर रहे हैं कि जाती आखिर है, ऐसे कैसे संभव है कि इनके मर्जी के बिना ट्रांजिशन हो जाती हैं, इनके मौजूदगी के बिना साइन हो जाते हैं। ये चीजें कुछ उलझी हुई लगती हैं। लेकिन बहरहाल जो आपने बात की, खिलाड़ी को भी कई दफा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद है। शुरुआत में अनुज आपसे करूंगा कि जब राजनीति का दखल हो जाता है एसोसिएशन के अंदर, तो कितनी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है खिलाड़ियों को। क्या इस सब चीजों का असर आपके प्रदर्शन पर, आपकी तैयारी पर भी पड़ता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल पड़ता है। और राजनीति का तो हर एसोसिएशन में ही है। और हमें तो मतलब ना तो कुछ पैसे, ना कुछ एकमेंडेशन, ना हमें ट्रांसपोर्टेशन की कुछ सुविधा मिल पाती है जी। इनके आपसी उसमें हमारा प्रदर्शन बिल्कुल डाउन हो जाता है। बिल्कुल, बाकी लोग भी मौजूद हैं। अक्षित, मैं आपसे आपके पास आऊंगा कि कितना फंड की जरूरत है खिलाड़ी को होती है अपनी तैयारी के लिए, और एसोसिएशन की तरफ से कितना उसको योगदान मिल पाता है? सर, बैडमिंटन एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गेम है। उसके लिए हमें कोचिंग के लिए अलग से पैसे देने पड़ते हैं, शटल्स के लिए, रैकेट्स के लिए, जिसके अगर आप परफॉर्मेंस है तो आप एक अच्छे सस्टेनेबल फैमिली से होने चाहिए बैडमिंटन खेलने के लिए। जी। अगर आप बैकवर्ड फैमिली से, बिलो एवरेज, यू कांट प्ले बैडमिंटन। तो उसके लिए जो फंड्स की जरूरत होती है, ना ही वो फेडरेशन देती है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट देती है, हमें खुद से ही करना पड़ता है। तो क्यों नहीं देती? क्या फंड आपके लिए अलॉट नहीं होता या फिर आप लोगों को मिल नहीं पाता? अब ये तो हमें नहीं पता कि फंड्स क्या हैं, कि किसको अलॉट होता है, क्या होता है, हमें कुछ नहीं पता है। बस ये पता है कि जैसे उन्हें देना चाहिए, सबको देना चाहिए। अधिकारी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे जवाब लेंगे इस बात का। सुमित, आपके पास आऊंगा कि यही अवधारणा आपकी भी है कि भाई कुछ ना कुछ ये जो राजनीति दखलंदाजी रहती है या फिर जो अपना बंदर बांट जो रहता है, असर सीधा खिलाड़ियों पर पड़ता है उसका? बिल्कुल पड़ता है सर, मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है। एसोसिएशन के जो अधिकारी होते हैं उनके पास सेक्रेटरी से हम फॉर्म साइन करवाने जाते हैं, तो बहुत बार तो उनसे हम मिल भी नहीं पाते। उनके पीएसओज रोक लेते हैं कि भाई अभी सर बिजी है, ये हैं वो हैं। तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। मतलब प्लेयर्स अपनी प्रैक्टिस करे या फिर उनके ऑफिस के चक्कर काटता रहे। भूपेंद्र जी, आपके पास मैं आऊंगा। फंड खिलाड़ियों के लिए अलॉट नहीं होता या इनको मिल नहीं पाता ऐसी ही चीजों के चलते? फंड अलॉट भी होता है और ऐसी चीजों के चक्कर के अंदर ही नहीं मिल पाता जी। तो क्यों फिर ये चीजें हर्डल दूर क्यों नहीं की जाती? आप खुद एक जिम्मेदार पद पर हैं, आप लोग क्यों नहीं रास्ता निकालते? सर वही बात है ना कि जो उनके अगेंस्ट में खड़े होकर बोले वो बाहर। किन के सर? कौन है वो लोग? क्या एक पर्टिकुलर नेक्सस कोई बना हुआ है? सर नेक्सस क्या है कि जी हमारे से ऊपर दूसरा सेक्रेटरी, दूसरे सेक्रेटरी से ऊपर वाइस प्रेसिडेंट से ऊपर प्रेसिडेंट, तो जिसका जो हाथ चला वो रगड़ने के चक्कर के अंदर रहता है। ठीक है, तो आपके अब आप फिर वही विजय सिन्हा की बात दोहरा रहे हैं, जो जिस बात को कुछ वक्त पहले आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। उन्होंने पहले कहा था कि कुछ हाथ में नहीं रहता, अब आप भी वही बात दोहरा रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ फाइनेंशियली इसकी बात कर रहा हूँ कि बच्चों को नहीं मिल पाता है। हाँ। और हमारी तरफ से तो यूनिवर्सिटी को हम जितना यूनिवर्सिटी की तरफ से बच्चों को दिलवा सकते हैं, स्पॉन्सरशिप दिलवा सकते हैं। आप किसी भी बच्चे से 20 साल में पूछ के देख लेना मैंने यूनिवर्सिटी में दिलवाया या नहीं दिलवाया जी। चाहे मेरे को 20 चक्कर काटने पड़े कंपनी के या 25 काटने पड़े। हाँ। एक बच्चे को 50-50 हज़ार रुपए के साल की किटिंग वगैरह सब फ्री दिलवाते हैं। ठीक है सुमित, कितनी चीजें मिल पाती हैं आप लोगों को? सवाल में फिर दोहराऊंगा। यहाँ कहा जाता है कि भाई फंड अलॉट होता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि चीजें मिलती नहीं है, तो कहाँ फिर कमी रह जाती है चीजों में? सर बीआई की तरफ से तो हमें आज तक कुछ नहीं मिला है। जैसे कि अभी भूपेंद्र सर ने बोला है, हम यूनिवर्सिटीज़ में आए हैं, यूनिवर्सिटीज़ में ही सर ने ही कुछ हमें स्पॉन्सरशिप्स दिलवाई है। हम नेशनल लेवल तक खेले हैं, लेकिन आज तक हमें कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पाई है। और भूपेंद्र सर के अब जब हम यूनिवर्सिटीज़ में आए, यूनिवर्सिटीज़ से ही हमें कॉलेज की तरफ से और भूपेंद्र सर की जो मेहनत थी उसी से हमें स्पॉन्सरशिप मिल पाई थी। इतना जो बेहतर परफॉर्म आप लोग करते हैं तो उसके लिए कुछ अवार्ड भी मिलता है, अप्रिसिएशन भी नहीं, मिलता है? एसोसिएशन की तरफ से सर कोई अवार्ड नहीं। ठीक है अक्षिता, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि इसी दौर से आप भी गुजरती हैं? जी सर, इसी दौर से मैं भी गुजरती हूँ। हमें हमेशा तो नहीं मिलता है पर हमारी यूनिवर्सिटी जो है, हमारा कॉलेज है, वो पूरा सपोर्ट कर रहा है अभी तो हमें। यूनिवर्सिटी कॉलेज सपोर्ट कर रहा है, लेकिन एसोसिएशन की तरफ से कोई उम्मीद नजर नहीं आती? नहीं। ठीक है, आपने लिखा कभी एसोसिएशन को इस बारे में? कोई लेटर लिखा, कोई मेल लिखा, जो ऑफिशियल्स हैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश आपने की इस चीज के बारे में? एक्चुअली सर ये दोनों अलग अलग यूनिवर्सिटी से हैं, दोनों अलग अलग स्टेट से हैं। हाँ। वो हरियाणा स्टेट से हाँ। और ये सर हम लोग दरअसल जिस एसोसिएशन की हम लोग बात कर रहे हैं, आमतौर पर हर जगह यही चीजें खेलने के लिए मिलती हैं, तो और बेहतर है कि अलग अलग जगह की हम लोग तस्वीर देख पाएंगे। जी। तो अक्षिता, क्या आपने लिखा ऑफिशियल्स को इस चीजों के लिए?
सर लिखा तो नहीं है क्योंकि हमें भी मतलब डर है कि क्या पता आगे क्या हो, इसलिए हमने कुछ नहीं करा है। डर किस चीज का कि आपको आगे कंटिन्यू करने दिया जाए कि ना दिया जाए, क्या ऐसा डर रहता है? यस। ठीक है, सुमित कुछ कहना चाह रहे हैं? सर जैसे कि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मैं हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन को बहुत बार लिख चुका हूँ। मेरा जो साथी प्लेयर है अर्पित सिंह जैसे खिलाड़ी जो आगे जाके बहुत आगे बढ़ सकते हैं जी, उन लोगों का नुकसान किया जा रहा है। इन्हीं 36 करोड़ रुपए गए कहाँ? बिल्कुल निशांत, ये क्या बात हम उसमें मानते से हैं। 1 और लाख जो रुपए अधिकारियों की चुप्पी जो अक्षिता को होती नहीं दिए है, जा सकते थे? जो अधिकारियों की जो चुप्पी होती है किसी डर की वजह से, वो भी जिम्मेदार है। अब वापस मैं लौटूंगा आपके पास सुमित। सर जैसे कि मैंने अभी बताया था, मेरा एक दोस्त है, उसने 10 बार यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन के लिए बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 10 बार चक्कर काटे, उसका एक बार भी सर्टिफिकेट साइन नहीं हो पाया था। 10 बार लखनऊ बंदा गया था, लेकिन उसका एक बार भी सर्टिफिकेट वो अखिलेश दास गुप्ता जी से मिल भी नहीं सका था। हाँ, तो क्या क्या दिक्कत है? सर, सामने के mainly बीच में यही कोई रिश्वत दिक्कत की होती है, बातें सर, सामने आई? बंदा पहुंच ही नहीं पाता उन तक। हाँ, बंदा पहुंच ही नहीं पाता तो कैसे या तो उनके पास प्रॉब्लम्स पहुंच नहीं पाती है, या फिर वो मिलने नहीं चाहते हैं प्लेयर से। ठीक है। तो भूपेंद्र जी, अगर खिलाड़ी मिल नहीं पाते अधिकारियों से, अधिकारी साफ तौर पर फंड रिलीज कर नहीं पाते, तो फिर किस दम पर आप एसोसिएशन को सोचते हैं इस बात को लेकर कि बेहतर खिलाड़ी आप लोग निकालेंगे? सर मैं तो यूनिवर्सिटी से जितना कॉलेज से मिल सकता है इनको बच्चों को दिलवाता हूँ, मोर देन इनकी बल्कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा दिलवाता हूँ कि ताकि जो हम अपने टाइम के अंदर अरमान अपने मन में दबाए रह गए वो इन बच्चों के थ्रू कम से कम पूरे हो जाएं। तो हमारे को यही लगता है इसी चीज़ में बहुत ज़्यादा। नहीं सर भूपेंद्र जी, ये बात जस्टिफाइड बिल्कुल नहीं है। जिस बेचारे के साथ ये चीजें कह रहे हैं, एसोसिएशन अगर बनी है, उसको फंड अलॉट किया जाता है, तो हक है आप लोगों का वो मानना। अक्षिता और सुमित दोनों से छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा, एक आम नागरिक के तौर पर और एक बैडमिंटन खिलाड़ी के तौर पर। क्या हक नहीं होता है खिलाड़ी का, एक आम नागरिक का, कि जो चीजें अलॉट की गई हैं वो चीजें आप लोगों को मिले? और अगर नहीं मिलती तो फिर आवाज उठाने में गुरेज क्यों? सर आवाज उठाई है, बहुत बार आवाज उठाई है, लेकिन सुनने में आता है कि बहुत बार शटल कॉक्स मिलती हैं और भी रैकेट्स वगैरह मिलते हैं और सब कुछ प्रोवाइड होता है एसोसिएशन की तरफ से, लेकिन वो हम प्लेयर्स तक कभी नहीं पहुंच पाता है। ठीक है इवन मैं तो नेशनल लेवल तक खेला हूँ, मेरे को आज तक कोई कुछ भी नहीं मिला। वहां पर पहुंचने के बावजूद भी कोई सुविधा आपको नहीं मिली? नहीं मिल पाई सर, यूनिवर्सिटी की तरफ से खेला हूँ तब मुझे स्पॉन्सरशिप मिल पाई है। ठीक है, अक्षित आपका रिएक्शन? सर एक्चुअली वी डोंट नो कि कितने फंड स्टेट में क्या फंड्स हैं, मतलब कि बीआई के क्या फंड्स हैं, हमें उस बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो हम आवाज़ भी किस बेसिस पे उठाएं कि कितने फंड्स प्लेयर्स को अलॉट है, कि क्या दे रही है कोई गवर्नमेंट? ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई हायरार्किकल स्ट्रक्चर आप लोगों को डिफाइंड नहीं है कि कौन चीजें, कौन व्यक्ति कहाँ क्या करता है, कितना आपका हक बनता है? नहीं सर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हम लोग चर्चा में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे यहाँ पर। लखनऊ से मेहमान लगातार बने हुए, लगातार बने रहेंगे। एक तस्वीर आपको दिखाई है, एक तरफ वो खिलाड़ी है जो कि सुविधाओं के लिए तरसता है, और एक तरफ ये करप्शन भी है जो एक साल के अंदर 36 करोड़ रुपए बैंक से निकाल ले जाते हैं, लेकिन किसी को कानो कान हवा तक नहीं होती। बेनकाब में असली चेहरा लगातार हम सामने रखेंगे। कुछ और तीखे सवाल लेंगे, जवाब उनके लेंगे। जल्द वापस लौटते हैं। हाँ जी सर जय हिंद सर। जय हिंद।
देखिए बस स्वागत है आपका। बेनकाब हमारी खास पेशकश आपके सामने रहती है जहां पर कि आपको ऐसे चेहरे सामने लाके रखेंगे जो कि सफेद चेहरे जिनके हैं, लेकिन पीछे का काला सच उनका क्या है, यही हम रखते हैं बेनकाब में सामने। उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी अनिल ध्यानी का क्या कहना है इस पूरे मामले के बारे में, सुनते हैं। हाँ जी सर जय हिंद सर। जय हिंद। सर क्या चल रहा है सर? कुछ नहीं सर कल मैसेज वो मिला आपका मेल है। मेल मिला मेल किसका? आपका सर। मेरा मेल? हाँ 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 आपकी तरफ से था सर, सबको गया है सारे डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन को। अच्छा ना, मेरे को तो नहीं पता भाई। है सर क्या बात कर रहे हैं? मेरे को मुझे क्या मालूम, मुझे मेल करना आता है। हाँ वही तो मैं कह रहा था कि सर आपकी मेल आईडी से आपका नाम है सर। है? आपकी मेल आईडी से आपका नाम है सर, पूरा चिट्ठी। अरे वेरी गुड। क्या लिखा था? अरे सर क्या बात है? अब आगे पढ़ाएंगे आपको। मैं पढ़ाना क्या, बता दो। अरे आपने साइन किया सर, आपको पता ही होगा ना। मेरे को कुछ नहीं पता। अरे सर ऐसा ना कीजिए। हाँ ना मेरे साइन है उसमें। हाँ भाई। अच्छा ना, मेरे को नहीं पता हैं? मेरे को कुछ नहीं पता। अच्छा सर। ना मुझे ईमेल करना आता है। हाँ वो तो है सर, सही बात है। हाँ 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 इन्होंने करे होंगे अगले रात में। अच्छा सर। तो मेरे को ईमेल करना नहीं आता, मुझे कुछ नहीं करना आता। मुझे ईमेल आईडी नहीं पता कौन सी है। वही तो मैंने कहा कि आपको तो ऐसा नहीं, मगर बड़ी मेरे को तगड़ी चिट्ठी है सर। अच्छी है, लड़ाई झगड़े वाली है। तगड़ी वाली है सर, तगड़ी। अच्छा चलो मुझे बढ़िया है। अच्छा पूरे उत्तर प्रदेश में नाम हो जाएगा फिर। अरे तो आपका नाम है नहीं क्या है उत्तर प्रदेश में? हाँ है क्यों नहीं नाम? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। कुछ अब मुझे ईमेल करना नहीं आता, मुझे कुछ करना नहीं आता है। जी जी जी। मेरी आईडी नहीं है। जी जी जी। आईडी तो कोई भी बना लेगा। जी जी। मेरे को कुछ नहीं पता। खिलाड़ी भी अब परेशान हो चुके हैं। राजनीति के नेक्सस के बारे में क्या कहते हैं खिलाड़ी, सुनते हैं। जानता हो उसकी नीति होनी चाहिए, और नेता ऐसे ना हो कि अपनी राजनीति में चला जाए और गेम को छोड़ दे, गेम को पीछे छोड़ दे। ये जो राजनीति हो रही है कि गेम को पीछे छोड़ के अपनी राजनीति में घुसते चले जा रहे हैं, गेम को पीछे करते जा रहे हैं। ऐसे ना करें, जो गेम को जानता हो उसको ले आए, गेम फिर आगे बढ़ेगा और उनको गेम की बढ़ावा होगी। खेल में अगर खिलाड़ी आए वो सही है, नेता अगर आते हैं तो वो अपनी थोड़ी सियासत जमा लेते हैं, उससे खेल बदनाम होता है। और खिलाड़ी अपना 100% देते हैं, वो चाहते हैं हम पूरा उसका फ़ायदा मिले। लेकिन राजनेता आते हैं, वो लोग इधर उधर करते हैं तो खिलाड़ियों को फ़ायदा नहीं मिल पाता है, तो टूट जाते हैं, इससे वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। खेल संस्थाओं में एक अच्छा खिलाड़ी हो जो खेल के बारे में जानता हो, खिलाड़ियों को समझता हो, उनकी तकलीफ है, खेल कैसे आगे बढ़ सकता है और खिलाड़ी कैसे आगे बढ़ेंगे, ऐसे अध्यक्ष होने चाहिए खेल में। पॉलिटिकल लोग होते हैं, उनको खेल के बारे में कोई जानकारी रहती नहीं, वो अपना जैसे राजनीति करते हैं वैसे खेल में घुसर देते हैं। तो खिलाड़ी के बारे में कुछ होने पता, खिलाड़ी कुछ कर नहीं सकते उसमें। तो जो खिलाड़ी होंगे वो खिलाड़ी को समझेंगे, उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, फिर खिलाड़ी के लिए आगे खिलाड़ी बढ़ा सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो खेल प्राधिकरण में जो नियुक्ति होती है वो खिलाड़ियों की ही नियुक्ति हो, और उसके बाद जो खेल के बारे में अच्छी तरह समझता हो, जो यंग हो, और उसके बाद खेल भावनाओं को समझे, उसकी नियुक्ति की जाए। जी नेताओं को नियुक्त नहीं करना चाहिए सर, लेकिन इसमें जो खेल के बारे में अच्छी तरह जानता हो, खेल को समझते, खिलाड़ी क्या करना चाहता है उसके बारे में समझे, उसको हर सुविधा मुहैया कराया जाए, इसलिए खिलाड़ी को ही चयन किया जाए तो अच्छी बात है। यह भी सिर्फ एक छोटी सी तस्वीर है जो लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। 5 मार्च को इस मामले पर पूरा खुलासा हम करेंगे अखिलेश दास को लेकर कि जमीन घोटालों से लेकर एसोसिएशन में क्या घोटाले हुए हैं, उसके अलावा किस किस फंड का कहां किस तरीके से उपयोग किया गया, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी आपके सामने खुलासे के तौर पर हम रखेंगे। विजय सिन्हा जी, जब जमीन घोटाले की बात आई है तो एक बात आपसे भी जान लेते हैं कि दिल्ली में एक जमीन घोटाला है जो उसके बाद कुछ केस भी चल रहा है, सुना है, मतलब ये बात भी है कि आपकी मां का नाम उसमें रखा गया है। इस बारे में कोई जानकारी है कि नहीं है आपको? मेरे संज्ञान में है ये, और जो भी जांच होगी और जिस तरह की भी होगी उसमें हम पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे।
ठीक है, अगर क्या जो आपकी मां का नाम उसमें रखा गया है वो सही है कि गलत है? उनका नाम का दुरुपयोग किया गया है कि सही उपयोग किया गया है? उनके नाम का दुरुपयोग किया है, बिल्कुल उनका नाम का दुरुपयोग किया गया है, ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ जी। दूसरी बात ये मैं आपके संज्ञान में ला दूं कि जिस मीटिंग का नाम लिया जा रहा है उस ली मेरिडियन में मैं उसमें मौजूद ही नहीं था। और प्रेसिडेंट साहब की जो खिलाड़ियों का कहना सही है कि प्रेसिडेंट साहब की अवेलेबिलिटी उनके ऊपर डिपेंड करती है, वो खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, ना अधिकारियों के लिए उपलब्ध होते हैं जी, उनकी चीज़ नहीं है। और जो बैंक का पैसा है वो वाकई उनके द्वारा जो इंडियन मर्केंटाइल बैंक की बात कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में लगाया गया था, शेयर्स में लगाया हुआ था, उसकी जो भी जांच होती है उसमें मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। ठीक है, मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा विजय सिन्हा साहब कि दोनों चीजें आपकी जानकारी में कब आई? एक तो दिल्ली में जो प्रॉपर्टी आपके मां के नाम का दुरुपयोग किया गया इस मामले में, और मर्केंटाइल बैंक में जो घोटाले की आप बात कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे हैं, ये चीजें आपकी जानकारी में, संज्ञान में चीजें कब आई? ये चीजें मेरे संज्ञान में बाद में आई हैं, लेकिन आप जानते हैं कि उनका अस्तित्व इतना बड़ा हुआ, उनके रसूख इतने ज्यादा हैं कि उसकी वजह से हर आदमी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर सकता है। हाँ। सर, आपकी मां का नाम अगर चीजों को लेकर दुरुपयोग किया गया है तो क्या तब भी किसी हिम्मत की जरूरत पड़ेगी आपको आवाज उठाने के लिए? आपके चैनल ने अब इसके लिए तो हिम्मत करनी पड़ेगी, जब आप हिम्मत देंगे तो हिम्मत करनी पड़ेगी। इसका लिए मैं इसके खिलाफ आप खड़े होंगे सर? इसमें पूरी सत्यता से जांच हो, इस बारे में आप खड़े होंगे? हाँ बिल्कुल, पूरी तरह से खड़े होंगे। ठीक है विजय सिन्हा साहब, और ये फिर एपीएन भी आपसे वादा करता है कि अगर आप इस मामले में घोटाले को खोलने के लिए खड़े होते हैं तो जांच इस दफा बंद नहीं हो पाएगी और पूरी सहायता आप लोगों की हम करेंगे। निशांत सिन्हा, आपके पास मैं आता हूं। जो चीजें घोटाले आपके ऊपर लगे हैं उसमें 3 लोग सामने, जो जांच आयोग जो बना था 3 लोग थे, राजेश सक्सेना, अरुण जी और सुधर्मा सिंह, डॉक्टर सुधर्मा सिंह में 2 लोग पेड हैं। तो फिर कैसे संभव हो पाता है कि जो चीजें, जो पद अनपेड होते हैं, सिर्फ वॉलंटरी काम किए जाते हैं, वो पेड एक मोटी तनख्वाह लोगों को दी जाती है? पहले तो तीनों लोग ही इसमें पेड हैं जो भी हैं, और ये जो किया गया है मेनली अखिलेश दास गुप्ता के इशारे पे किया गया है, क्योंकि मैंने और मेरे फादर ने उनकी इलीगलिटीज को मानने से मना कर दिया था। और ये अभी की बात नहीं है कि हम दोनों उनके विक्टिम हैं इस टाइम के जी, ये पहले भी लोगों को हो चुका है। एक राजीव मेहता थे, बहुत अच्छे बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं, बैडमिंटन के लिए काम करते, उनको निकाल दिया। MK सिंह, जो इनकी बात ना माने उसको ये लोग निकाल देते हैं। और मेनली अखिलेश दास गुप्ता जी का रसूख चलता है बैडमिंटन में। ठीक है, बात सर आपकी वाजिब है। अगर रसूख चलता है उसके बावजूद भी जो चीजें सामने आती हैं, क्या आपके संज्ञान में ये चीजें नहीं आई कि जो अखिलेश दास की जो यूनिवर्सिटी है, जो लोग उसमें काम करते हैं वही लोग एसोसिएशन के पेरोल पर रहते हैं? क्या सचिव रहते हुए, संयुक्त सचिव रहते हुए आपकी जानकारी में बातें नहीं आई? बिल्कुल आई, और इसका मैंने विरोध किया। आप सुधर्मा सिंह का इतिहास देखिए, उनको बैडमिंटन का भी नहीं आता होगा जी, और उनको वहां का जबरदस्ती इलीगल तौर पे कोषाध्यक्ष बनाया गया UPBA एसोसिएशन का जी। अब आप भी समझ सकते हैं कि कोषाध्यक्ष बनाने का मतलब है सारी रकम अखिलेश दास गुप्ता के जेब में जाने। ठीक है, इस वक्त स्वाति भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं बैडमिंटन में। स्वाति, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि चीजों को फिर किस नजरिए से देखा जाए? अगर एसोसिएशन के अंदर जो गड़बड़झाला चलता है वो चीजें बाहर नहीं आ पाती, जो अधिकारी मौजूद रहते हैं वो खुलकर चीजें सामने नहीं रख पाते, जो खिलाड़ियों को जो हक मिलना चाहिए उनको वो नहीं मिल पाता, तो बेहतर परफॉर्मेंस फिर कैसे? तो मैं वापस लौटूंगा। अनुज, यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा। सर, इसमें तो यही हो सकता है कि एक तो इनकी मोनोपोली पहले खत्म होनी चाहिए। अच्छा, एसोसिएशन है, बनते प्रेसिडेंट 5 साल के लिए, लेकिन ये तो लगा 15 साल 20 साल, ये कैसे हो पाएगा? पूरी परफॉर्मेंस ही डाउन हो जाएगी। जी, बात बिल्कुल वाजिब अनुज आपकी कि चीजें अगर ऐसे चलती रहती है परफॉर्मेंस बेहद डाउन हो जाती है। विजय सिन्हा जी, ज्वालागट्टा का मामला सामने आया था, तो फिर चीजें इतनी डिस्टेबलाइज क्यों होती हैं, जैसे ज्वालागट्टा के साथ हुआ, और उसके अलावा बहुत एक लंबी फहरिस्त रहती है खिलाड़ियों की? नहीं,
मुझे मालूम है लंबी फहरिस्त है, और ज्वाला गुट्टा जी का भी मामला सामने आया था, मैंने उसका विरोध भी किया था, लेकिन वहाँ विरोध की आवाज़ सुनी नहीं जाती है। बैडमिंटन में विरोध करेंगे आप, अगर अध्यक्ष का, तो आप बाहर हो जाएंगे। वहाँ डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी नहीं है। जी विजय जी और निशांत जी, अब दोनों से मैं जानना चाहूंगा, उसके बाद मैं अनुज के पास चलूंगा। जो घोटाला होता है मर्केंटाइल बैंक का, उसके बारे में जानकारी सबको होती है, आवाज उठाई जाती है, सुनी नहीं जाती। 36 करोड़ रुपए एक साल में बैंक से निकल जाते हैं, आवाज उठाई जाती है, सुनी नहीं जाती। निशांत जी, आप कह रहे हैं कि आपके खिलाफ फर्जी मुकदमे लगा दिए जाते हैं चीजों के बारे में। विजय सिन्हा जी कहते हैं कि उनकी मां के नाम का दुरुपयोग किया गया है। जब वो मंत्री पद में थे अखिलेश दास, उस वक्त जमीन खरीदने के मामले में जांच हालांकि चल रही है, लेकिन उसके खिलाफ भी आप लोग आवाज नहीं उठा पाते। इतना दमन आप लोग खुद का क्यों करवाते जा रहे हैं? आवाज क्यों नहीं उठाते जब इतने सारे वैलिड पॉइंट आपके पास हैं? तो आवाज उठाई आपके जरिए से, तो ये समझ लीजिए यहाँ पे आने से 4 दिन पहले हमारी FIR लिख गई। हालांकि लड़ाई तो हम लोगों की 3-4 महीने से चली रही है, खुले तौर पे इस चीजों का विरोध चल रहा है, लेकिन ये समझिए कि अनिल ध्यानी खुद अपने ऑडियो क्लिप में बोल रहे हैं कि अखिलेश दास ने कराया होगा, मुझे कुछ नहीं मालूम सिग्नेचर के बारे में। तो आप समझ लीजिए किस तरह की डिक्टेटरशिप चलती है। निशांत, आप ये तो मानते हैं कि अगर ये चीज डिक्टेटरशिप है तो बहुत नई नहीं है, काफी लंबे वक्त से लगातार चलती आ रही है, ये मानते हैं आप? जी बिल्कुल, बहुत लंबे समय से चलती आ रही है, और जब हम लोगों ने आवाज उठाई तो हमारे खिलाफ ऐसे घिनौने आरोप लगा के FIR लिखवाई गई। जी, लेकिन निशांत, इस चीज को आगे ना ले जा पाना, क्या ये चीजें इस बात को इंडिकेट नहीं करती कि अल्टीमेटली अवांछनीय रूप से ही आप लोग ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं? अगर अधिकारी आवाज नहीं उठा पाएंगे, विजय सिन्हा कहते हैं कि वो आवाज नहीं उठा पाए क्योंकि उन्हें बाहर होने का डर था, आपको भी कुछ डर सता रहा था, भूपेंद्र कुमार कुछ वक्त हमारे साथ बैठे हुए थे यहाँ पर, उनका कहना भी यही था। एक बात सुनिए जी, बाहर होने का इतना डर नहीं है जितना कि अपने परिवार के बारे में डर है। जी, जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह की बातें हैं, वो सब मैंने उनको बता दिए, अधिकारियों को बता दिए। तो क्या परिवार को आपकी कोई धमकी दी गई विजय जी? सुरक्षित नहीं रहेगा, परिवार नहीं रहेगा, तो आप क्या करेंगे? सर, किस तरीके का डर है विजय सिन्हा परिवार के बारे में आपको? जो जिस तरह के अनर्गल आरोप लगाए गए हैं, हाँ, और जिस तरह की चीज इस उम्र में लगाई गई है, 40 साल के बैडमिंटन के जीवन में आज तक तो मेरे ऊपर किसी ने आरोप नहीं लगाया। हाँ, वो आरोप इस तरह के लग गए जी। ये हमारी आवाज दबाने के लिए आरोप लगे। किन आरोपों की बात कर रहे हैं विजय सिन्हा? आप उस आरोप की बात कर रहे हैं जो मोलेस्टेशन का चार्ज लगे थे निशांत के ऊपर? हम उनके अलावा भी जो आरोप लगा रहे हैं, हाँ, जो उसके निशांत सिन्हा जी के ऊपर आरोप लगे हैं, उसके अलावा भी जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो हमको प्रेशराइज करने के लिए, हमारी आवाज दबाने के लिए किए जा रहे हैं। जी, कौन लोग हैं सर? कौन आपको डायरेक्ट अप्रोच करते हैं ऐसे प्रेशराइज करने के लिए? आप समझ सकते हैं वो। सर आप खुद बताइए, आप भुक्तभोगी हैं, अगर आप कहते हैं कि आवाज हम उठाएंगे तो आवाज उठाइए आप। और उनके सहयोगी होंगे, आप खुद ही समझ सकते हैं कि जिनके विरुद्ध हम आवाज उठा रहे हैं वो कौन लोग हैं, हम तो खुद ही कह चुके हैं। क्या आपका इशारा अखिलेश दास की तरफ है? उनकी तरफ तो है ही जी। उनके साथ एक प्रमुख सचिव हैं जिन्होंने फ्रंट पेज पे हमारी मीडिया कवरेज करा दी। कोई ऐसा मामला नहीं था कि फ्रंट पेज की बिना जांच के वो हो जाए और FIR दर्ज हो जाए। कौन सर? आप सुनिए, फ्रंट पेज की कवरेज इस टाइम कौन करा सकता है सरकार में रहकर? सचिव सूचना होंगे नवनीत सहगल जी। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ जी। सर, उन्होंने तो BI में कभी आपके साथ काम किया नहीं, तो हमें जिंदगी में बैडमिंटन में नहीं मिली। विजय जी, उन्होंने तो BI में कभी आपके साथ काम किया नहीं, तो उनका नाम फिर बीच में कैसे? किन्होंने नहीं किया? वो बैडमिंटन एसोसिएशन में जो भंग हो चुकी है उसके वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं जो भंग हो चुकी है। और अखिलेश दास जी के जब स्टील मिनिस्टर थे तो इनके PS रहे हैं, उसके बाद से इनका आपस में सिलसिला चला है जी। तो आप समझ सकते हैं इतने रसूखात वाले लोगों के खिलाफ कोई आवाज उठाने और उसकी आसानी से हिम्मत नहीं कर सकता है। ठीक है विजय जी, आपके पास वापस लौटूंगा। मीतू सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, खेल अधिकारी हैं, स्वाति है हमारे साथ, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। स्वागत आप दोनों का। स्वाति, शुरुआत में आपसे करूंगा, जो एसोसिएशन के बीच में जो पूरा नेक्सस जो चलता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो बीच में रहती है, क्या अल्टीमेटली उसका खामियाजा खिलाड़ियों को भुगतना पड़ता है? क्या असर आप लोगों पर पड़ता है इस चीज का? हाँ बिल्कुल भुगतना पड़ता है।
प्लेयर इतनी प्रैक्टिस करता है, इतनी मेहनत करता है, आगे खेलता भी है, लेकिन बाद में अल्टीमेटली जो बिना प्रैक्टिस के, बिना मेहनत के पहुंच जाए, फिर प्लेयर को फिर कोई फायदा नहीं है ना प्रैक्टिस करने का। तो क्या तो पॉलिटिक्स तो हर गेम में चलती है जी। तो ठीक है, मीतू जी आपके पास मैं आता हूँ। कितना इम्पैक्ट रहता है एक प्लेयर की लाइफ में इस पॉलिटिक्स का, और कितनी चीजें फिर धीमी रफ्तार से आगे बढ़ती हैं? काफ़ी टोटली ब्लॉक्ड। एक बंदा जो टैलेंटेड है, जो उसमें टैलेंट है, और वो अगर पॉलिटिक्स का शिकार हो जाता है तो टैलेंट के साथ हम जस्टिफाई नहीं कर पाते जी। और वो प्लेयर का जो आप क्या उनको बोलेंगे जी, जो उनका सोच है, हाँ। वो ऐसे ही डिह्यूमिलेट काफ़ी ह्यूमिलिएट हो जाते हैं वो। हाँ। काफ़ी ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता है उनको। हाँ। तो फिर इस नेक्सस को टैकल कैसे किया जाता है? जो हमारे साथ अधिकारी जो मौजूद हैं, जो जिम्मेदार पोजीशंस पर रहे हैं, उन लोगों को कुछ ना कुछ डर रहता है, उन्हें प्रेशराइज किया जाता है। खिलाड़ी को पूरे हायरार्की का पता नहीं होता, ट्रांसपेरेंसी होती नहीं, खिलाड़ी आवाज उठा नहीं सकते। खिलाड़ी तक तो कुछ बात पहुंच ही नहीं पाती है, जो भी बात होती है वो उन तक ही होती है। उन्हें मालूम होता है कि करना क्या है जी। मनी मैटर, जितने भी हमारे प्रोविजन है जो गेम के लिए इनको मिलना चाहिए, वो कुछ नहीं मिल पाते हैं प्लेयर्स को। तो प्लेयर्स तक तो पहुंच ही नहीं पाता है वो जी। स्वाति, फिर कैसी परेशानी आप लोगों के सामने आती हैं? अगर जो प्रैक्टिस के लिए जो चीज़ आपको चाहिए, जो किट आपको चाहिए, अगर वो नहीं मिल पाती एसोसिएशन की तरफ से, फिर कैसे मैनेज आप लोग करते हैं? मैनेज जैसे कोई गरीब घर से है तो वो तो मैनेज कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये है महंगा गेम, जिसमें शटल कॉक अपनी लेनी पड़ती है, रैकेट अपना होता है, पूरा किट अपनी होती है, जो महंगी आती है, सस्ती कोई चीज़ नहीं आती। तो फिर गरीब आदमी ये गेम खेल नहीं सकता, और जो जिस पे स्पॉन्सर हैं, जिसकी जान पहचान अच्छी है, जो जिसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तो वो इसमें अच्छा कर सकता है। ठीक है, अनुज आपके पास मैं आता हूं चीजों को लेकर कि जब इतनी परेशानी खिलाड़ी के सामने आती हैं, तो क्या आपके सामने जो चीजें कभी आई हैं, चीजें जो परेशानी आई होंगी, कैसे उनको टैकल आपने किया? और क्या कुछ अधिकारी थे जिन्होंने सपोर्ट ऐसा किया हो, या फिर पूरी ट्रेल ही ऐसी नजर आती है आपको कि जो कोई सपोर्ट नहीं होता अधिकारियों का? सर ऐसा है कि अच्छे और बुरे तो हर जगह होते हैं। ऐसा नहीं है कि एसोसिएशन में कि सभी बुरे हैं। ये तो मतलब कुछ जो अच्छे हैं, आप शायद उनके संपर्क में रहें तो क्या पता वो मदद कर दें आपकी। और मैं भी खेला हूँ तो मेरे लिए भी यहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होती थी, ना हॉल है, ना उस समय की बात है जब मैं खेलता था जी। तो खुद से ही मैनेज करा है कि जैसे भी करा कि कॉलेज में गए हैं तो कॉलेज का जो हॉल था वो हम अपने खेलने के लिए प्रोवाइड कराया जी। इस कॉलेज वालों ने पूरा सपोर्ट करा। जो हमारे एचओडी स्पोर्ट्स रहे हैं पाल सर, उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट करा कि आप बेटा कभी भी आओ, कभी भी खेलो, और एसोसिएशन की तरफ से क्या सपोर्ट रहा? इक्विपमेंट जरूर महंगा गेम है, इक्विपमेंट मेन शटल है, रैकेट्स है। एसोसिएशन तो सर एसोसिएशन तो थोड़ा बहुत सपोर्ट ही रहा है, ज्यादा तो नहीं रहा है कि आने जाने का थोड़ा बहुत वो मैनेज कर लेते थे, बाकी तो खुद से ही करना है जी। ठीक है स्वाति, क्या कभी डिमोरलाइज होता है खिलाड़ी ऐसी चीजों को देखकर कि आप लोग पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अब जो हमारे पास आंकड़े आए हैं नवंबर 2015 से 2016 के बीच 2 अकाउंट से तकरीबन 36 करोड़ रुपए निकाले गए थे बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से और आईबीएल की तरफ से, लेकिन 36 करोड़ रुपए का पता नहीं चला। ऐसी चीजें जब खिलाड़ी के पास पहुंचती है, जिसके पास किट तक ढंग से नहीं पहुंच पाती, तो क्या मनोबल गिरता है? बिल्कुल, बहुत गिरता है मनोबल। जैसे हम इतनी प्रैक्टिस करते हैं, हमें स्पॉन्सर नहीं मिल पाते हैं, हमारा बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन फिर भी हमने मेहनत करी। हमारी एसोसिएशन ने भी हमें बहुत हेल्प किया, लेकिन हमारी एसोसिएशन तक भी पैसा नहीं पहुंच पाता था। तो उन्होंने जितना हो सका हमें हेल्प किया और हम खेले, लेकिन हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए जहां तक हमें पहुंचना चाहिए था। ठीक है मीतू सिंह, जो कहा है स्वाति ने भी कि पैसा पहुंच नहीं पाता, आप एज ए स्पोर्ट ऑफिसर क्या देखती हैं, चीजें कहां पर रुकती हैं आकर? अब इन तक पहुंच नहीं पाता है क्योंकि यहाँ पे मेरा ये मानना है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर उन्हें हम उस पद पे बिठाए जहाँ वो जस्टिफाई कर पाए उस प्लेस को, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम लोग किस तरह की परेशानियों का सामना करते हैं और उन्हें सारे लूप होल्स मालूम होते हैं जी। तो आई विल एडवाइज बेटर कि वो जो प्लेयर है उनको वहाँ बैठे होना चाहिए उस पद पे जहाँ वो जस्टिफाई कर पाए उन प्लेयरों को जो मेहनत करके, जो अपने टैलेंट को देश तक लाना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक ले जाना चाहते हैं जी।
ठीक है, जैसे जो पीवी सिंधु का भी जिक्र आया था कि उनको सिर्फ 50 लाख रुपए मिले थे इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए भी। ज्वालागट्टा के बारे में हम लोगों ने देखा है कि कैसे उनको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई। तो ऐसी चीजों से फिर कैसे टैकल किया जाता है और एसोसिएशन फिर ये चीजें क्यों करती है? सिर्फ पॉलिटिक्स होती है, इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, कुछ और भी? सिर्फ पॉलिटिक्स होती है। वहाँ वो बैठे हुए हैं सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए। उन्हें खिलाड़ी पे क्या बीत रहा है, खिलाड़ियों पे क्या बीत रहा है, वो लोग कैसे क्या फेस कर रहे हैं, दे आर हार्डली दे बॉदर्ड। ठीक है, तो ज्वालागट्टा के अलावा कुछ और नाम भी आपकी जानकारी में है कि जिनके साथ ये चीजें हुई हो? सच आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ। ठीक है, निशांत सिन्हा आपके पास मैं आता हूँ। ज्वालागट्टा की जो जिक्र हम कर रहे हैं, पहले भी बात का जिक्र हमने किया है, तो कुछ क्या अगर आप इस चीज के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उठाने की आप बात कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर आपकी जानकारी में कुछ और लोग भी ऐसे खिलाड़ी और भी होंगे जिनके साथ ये चीजें हुई हैं जो ज्वालागट्टा के साथ हुआ है। ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जिनके साथ बहुत ही गलत हुआ है और उनको कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। अब इसके बारे में तो यही चीज है, मैं आपके माध्यम से बोल सकता हूं कि सारे अकाउंट्स की, जीएआई की जी और यूपीबीए की, सारे अकाउंट्स की पूरी कमेटी बिठाई जाए, जांच कमेटी, वो भी सरकार या कोर्ट से, तो इसका पूरा आपको खाका मिल जाएगा। कितना ये 36 ही नहीं, ये 100 करोड़ से ऊपर का घोटाला किया होगा अखिलेश दास गुप्ता ने। जी ठीक है, निशांत एक क्रक्स के तौर पर मैं समझना चाहूंगा जो आपने कहा है कि कौन कौन इसमें सिग्नेटरी रहते थे और कैसे पूरी चीजों का अंजाम दिया जाता था। अगर ये चीजें सिर्फ घोटाले तक सीमित रहती थी, खिलाड़ियों तक नहीं पहुंच पाती थी, तो कैसे पैसा निकाला जाता था, वो पैसा कहां जाके डाइजेस्ट किया जाता था? देखिए, जैसे कि मेरे फादर ने बोला कि उनको खुद ही नहीं मालूम, उनके साइन हो जाते थे। अनिल ध्यानी खुद बोल रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम साइन कैसे कर दिए, अखिलेश दास ने करवा लिए होंगे या कर दिए होंगे जी। तो इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है? दूसरी चीज, इनके सारे एम्प्लॉय हैं सिग्नेटरी, सारी चेकबुक अपने घर पे रखते हैं जी। तो कौन इसका खुलासा करेगा? कोई अंदर का आदमी ही कर सकता है। ठीक है, लेकिन जब आपके पास इतनी जानकारी है और काफी लोग और भी आपकी जो हम ख्याल होंगे जो कि इस चीज से प्रताड़ित होंगे, वो चाहते होंगे कि कुछ चीजें आगे की जाए, तो सब लोग अगर इकट्ठा आवाज उठाएं तो क्या ये चीजें बहुत पहले बाहर नहीं आ सकती थी? जी सर, मैं खुद चाहता हूं कि हम लोग अभी तक खुद अकेले ही आवाज उठा रहे हैं। हमारे साथ खिलाड़ी जुड़े हैं, ऑफिशियल जुड़े हैं, जिससे कि ऐसे भ्रष्ट राजनेता को बैडमिंटन एसोसिएशन से बाहर किया जा सके। जी ठीक है, निशांत जो चार्जेस आपके ऊपर लगे, जो आरोप आपके ऊपर लगा था, बहुत ही संगीन आरोप वो है। अगर किसी खिलाड़ी की तरफ से चीजें लगाई जाती हैं, बहुत ही गलत भी आरोप ये है। अगर ऐसी चीजें कुछ भी सत्यता पाई जाती है तो आप ये चीज कैसे प्रूव करेंगे कि जो आरोप था वो सिर्फ गलत आरोप था, किसी और की तरफ से साजिशन लगाया गया था? और लगाया गया तो किसने लगवाया आपके ऊपर? सर, पहली बात तो ये, किसी महिला ने कोई एफआईआर या कोई भी शिकायत नहीं करी जी। इन जंग बहादुर जो इनके एक पेड एम्प्लॉयड हैं, जिनको 10 से 15 हजार रुपए सैलरी मिलती है, जो बीबीडी यूनिवर्सिटी के भी एम्प्लॉय हैं जी, उन्होंने मेरे और मेरे फादर के ऊपर आरोप लगाए हैं और एफआईआर करवाई है जी। और पिछले, मैं अभी आज का पेपर पढ़ रहा था, उसमें गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक कोई भी महिला शिकायत करने आई नहीं। ये पुलिस भी समझ रही है, पेपर के माध्यम से जो मैं समझ रहा हूं, कि जो एफआईआर है वो फेक है, हमारी और मेरे फादर की आवाज दबाने के लिए। चलिए ठीक है निशांत, इस बारे में दरअसल एपीएन की पड़ताल भी लगातार जारी है और जारी रहेगी। तमाम दस्तावेज हमारे पास भी हैं और जल्द हम पूरा खुलासा करेंगे दरअसल पूरी चीजें थी क्या। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए और बेहतर तरीके से चीजों को सामने रखने के लिए। अखिलेश दास के कारनामों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि 1 घंटे में पूरा पर्दाफाश नहीं हो सकता, इसलिए अखिलेश दास के कारनामों को 5 मार्च को भी हम करेंगे पर्दाफाश और बताएंगे कि अखिलेश दास ने कैसे लगाया अरबों का चूना, कहां तक फैला है अखिलेश का साम्राज्य, कैसे लगाया निवेशकों को करोड़ों का चूना। जो अब तक पर्दाशीन हैं उनको हम करेंगे पर्दाफाश, जिनका अब तक था काले साम्राज्य पर नकाब उसको हम करेंगे बेनकाब। अखिलेश दास की हर करतूत से उतरेगा नकाब। देखिए 5 मार्च को बेनकाब। और बेनकाब में फिलहाल सिर्फ इतना ही। 5 मार्च को फिर हम हाजिर होंगे पूरी
दास्तान लेकर के आखिरकार अखिलेश दास की क्या क्या कारगुजारे रही हैं। वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए एपीएन।